नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ष भर चर्चा में रहे आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट से कुछ महत्वपूर्ण विषय। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी कुछ शैलियों के बारे में, जिसमें नृत्य शैलियां शामिल हैं, कला शामिल है। तो इनको अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि हमारी आने वाली परीक्षा के लिए क्या क्या खास बातें यहाँ से निकल पा रही है। तो अच्छे से पढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जो हमें आज न्यूज़ डिस्कस करनी है वर्ष भर चर्चा में जो रही थी, उनमें पहली है शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसके पीछे का जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा के लिए पहले तो नियम बदले हैं कुछ, और नियम बदलने के साथ-साथ 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो क्या रहा खास? आइए अच्छे से जानते समझते हैं इसके अंदर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शामिल किया, जिसमें सबसे पहली है मराठी, दूसरी है पाली, तीसरी है प्राकृत, चौथी है इसके अंदर असमिया और पांचवी है बंगाली। इन भाषाओं के लिए लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि भाई शामिल करो, सब अपनी अपनी डिमांड रख रहे थे कि हमारी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। अब लेकिन दरअसल दिक्कत क्या हुई कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जा पा रहा था, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये था कि आपका अपना खुद का ओरिजिनल लिटरेचर होना चाहिए, यानी कि आपके अपने मूल साहित्य होने चाहिए। ऐसे साहित्य होने चाहिए जो किसी और भाषा से कॉपी ना किए गए हों, आपकी अपनी भाषा में ही पहली बार वो लिखा गया हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अगर शुरुआती चीज़ों को समझा जाए तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं भाषाएँ एक दूसरे से ही डेवलप हुई हैं। कहीं न कहीं हम किसी भाषा को समझ लें तो एक दूसरे के तत्व सब में ही हैं। तो केंद्र सरकार ने सबसे पहले तो इस नियम को बदला, मूल साहित्य वाला। मूल साहित्य के नियम को बदलने के बाद तब 5 भाषाओं को मंजूरी दी। तो मराठी महाराष्ट्र से, पाली और प्राकृत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए, असमिया असम से और बंगाली वेस्ट बंगाल से, इन 5 भाषाओं को शामिल कर लिया। तो जिसके बाद टोटल जो हमारी शास्त्रीय भाषाएँ हैं वो हो गई हैं 11। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार कहानी कब से शुरू होती है? तो कहानी शुरू होती है 2004 से। सबसे पहले केंद्र सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाना चाहिए जहाँ पर शास्त्रीय भाषाओं की बात हो। केंद्र सरकार को लगा कि हमारी भाषाओं में अंतर है, कुछ भाषाएँ ऐसी ठीक है, लेकिन भाषाएँ बहुत सारी हैं तो कुछ में कुछ विशेष है, जैसे तमिल, संस्कृत, तो कुछ किया जाना चाहिए इनके लिए। तो 2004 से बातचीत शुरू हो गई कि ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं के नाम से हम एक कैटेगरी बनाएँगे और इस रूप में हम लोग भाषाओं को फिर लेकर के चलेंगे। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए फिर हम लोग देखते हैं कि पात्रताएँ क्या होनी चाहिए, तो इन सभी चीज़ों की जाँच की गई। तो 2004 में संस्कृति मंत्रालय ने साहित्य अकादमी के तहत बनाया भाषाई विशेषज्ञ समिति। भाषाई विशेषज्ञ समिति को ज़िम्मेदारी दी कि आप जाँच कीजिए, किस भाषा को हम लोग शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं। तो इसने नियम निर्धारित किए, और इसके नियम निर्धारित करने के बाद हम देखते हैं कि 6 भाषाओं को बैक टू बैक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। सबसे पहले जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है वो है तमिल। तमिल को 2004 में, उसके बाद संस्कृत को 2005 में, फिर तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, फिर मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। इन 6 भाषाओं को दर्जा दिया गया शास्त्रीय भाषा का, और ये संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर ही शामिल है। इसके बाद से फिर किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला नहीं, लेकिन डिमांड लंबे समय से जारी चलती रही। तो 2024 में आकर के फिर मानदंडों को संशोधित करने पे काम हुआ, जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि मौलिक साहित्य परंपरा जो थी उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, कि अब मौलिक साहित्य हो या ना हो आपका, लेकिन आपको चल जाएगा, क्योंकि अंतर करना बहुत मुश्किल है। नहीं समझ में आ पा रहा है कि मौलिक साहित्य में क्या रखा जाए और क्या ना रखा जाए, तो इस विडंबना से बचते हुए इस प्रावधान को ही खत्म कर दिया गया, और यह माना गया कि सभी भाषाएं एक दूसरे से प्रभावित है, तो तत्व मिलेंगे ही मिलेंगे, स्वाभाविक है। ठीक। अब वर्तमान में क्या-क्या स्थिति है? अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए तो लाभ क्या रहता है? लाभ समझते हैं। तो देखिए, पहली बात तो हर वर्ष 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है? शास्त्रीय भाषा के अंदर विशेष काम करने के लिए विद्वानों को हर वर्ष 2 पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसके अलावा जो समर्पित केंद्र और केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, ठीक है? उनके उसके तहत हम लोग देखते हैं कि एक खास पीठ बनाई जाती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अगर अब शामिल किया जाए तो उसके लिए क्या-क्या मानक हैं? ज़रा उन मानकों को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला मानक यहाँ पर ये है कि जो भाषा है उसके ग्रंथ अति प्राचीन होने चाहिए। अति प्राचीन मतलब 1500 से 2000 साल पुराने उसके ग्रंथ होने चाहिए, तो हम लोग मानेंगे कि हाँ, शास्त्रीय भाषा हो। दूसरी खास बात यहाँ पर क्या रखी गई है? संबंधित जो भाषा है उस भाषा का अपने खुद के साहित्य होने चाहिए, संग्रह होने चाहिए, भाषा बोली जानी चाहिए, कई पीढ़ियों के बीच में होनी चाहिए, और साहित्य और ग्रंथ जो हैं वो उसकी विरासत मानते हो लोग अपने आप को, ठीक है ना? यानी कि मतलब जो लोग हैं वो लोग उन उस भाषा के ग्रंथों को अपने लिए एक विरासत मानते हो। जैसे कि संस्कृत है, तो संस्कृत के लिए क्या होता है? रामायण है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, तो सब लोग क्या करते हैं कि इसको विरासत मानते हैं कि भाषा की विरासत है। तो जिस भाषा की आप बात कर रहे हो उस भाषा में जो लिखा गया है उसको लोग अपनी विरासत मानते हो, तो उसको फ़ेवर किया जाएगा। इसके साथ-साथ कविता, अभिलेख और शिलालेख जो हैं वो गद्य पद्य दोनों में मिलने चाहिए, तो अच्छा रहेगा।
शास्त्रीय भाषा और उसके अपने साहित्य वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं, यानी कि आज जिस रूप में उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा को या जिस तरह से लिख रहे हैं, तो इसके जो मूल साहित्य या प्राचीन साहित्य वो थोड़े से अलग हो सकते हैं। इसके अलावा मूल भाषा साहित्य अपने से उत्पन्न शाखाओं से अलग स्वरूप वाले हो सकते हैं। ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो जो मूल साहित्य वाला कंसेप्ट था वो खत्म कर दिया, बाकी सभी चीजें जो है वो बरकरार इन्होंने रखी है। आइए कुछ कुछ बातें अब हमारी जो नई शास्त्रीय भाषा है उनको बारे में जान लेते हैं। जब कभी भी परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो सबसे पहले यही कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा उसको जाना जाए। तो फिलहाल हमारी जो शास्त्रीय भाषाओं का परिवार है उसमें 5 नई भाषाएं आई हैं, थोड़ा-थोड़ा इनको जानते हैं। सबसे पहले प्राकृत को समझते हैं। प्राकृत दरअसल एक इंडो आर्यन भाषाओं का समूह में से एक है, ठीक है? उससे जुड़ी हुई है। तो इंडो आर्यन जिसको भारोपीय भाषा भी कहते हैं, उससे जुड़ाव है इसका काफ़ी निकटता से। प्राचीन भारत में देखते हैं तो संस्कृत अभिजात वर्ग की बोलचाल और साहित्य कृतियों तक ये सीमित रही है। प्राकृत आमजन की भाषा उस समय हुआ करती थी, लोग बहुत इसका इस्तेमाल किया करते थे। वहीं हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रीय भाषा उपप्रकारों को भी दर्शाती है ये, और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए, और पाली जो है वो प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। तो प्राकृत का ही हिस्सा था पाली, जिसमें बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। शिलालेख देखते हैं हम लोग गुप्त काल के अंदर काफी लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में, और अशोक के शिलालेख भी प्राकृत में लिखे गए। तो प्राचीन महत्व जो है वो काफी चलता हुआ आ रहा है, और सभी ऐतिहासिक धरोहर बने हुए हैं हमारे देश के लिए। गुप्त शासकों के समय तक देखते हैं कि प्राकृत भाषा का मानकीकरण हो गया था, और स्थानीय विशेषताएं इसने अब खो दी, चीजें बदल गई इसकी। तो इसीलिए एक बात अभी मैंने आपको बताई ना कि एक मान्यता मानक क्या रखा गया, तो मानक में ये भी है कि ओरिजिनल रूप से आज हम लोग अलग रूप में आपका इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी चीजें हो सकती है। अगली भाषा हमारी पाली है, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए पाली भाषा जो है ये पारंपरिक रूप से इसकी पहचान मागधी प्राकृत से की जाती है, यानी कि मागधी प्राकृत से विकसित हुई है पाली। तो आपको मैंने जस्ट अभी बताया प्राकृत पढ़ाते हुए कि प्राकृत का ही एक रूप पाली, जिसमें अधिकांश बौद्ध ग्रंथ जो है वो लिखे गए। तो ठीक वही स्थिति यहाँ पर है कि मागधी प्राकृत से विकसित होती है पाली। धम्मपद और इसके अलावा बौद्ध दार्शनिक रचनाएं, जातक कथाएं, ये सब पाली भाषा में ही लिखी गई। पाली को थेरवाद बौद्ध संप्रदाय की भाषा के रूप में भी जाना जाता है, और बौद्ध के जो मुख्य ग्रंथ थे जिनको हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं, वो सब इसी में ही लिखे गए थे। ठीक है, तो त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक अनुशासन ग्रंथ इसको कहा जाता है, इसमें बौद्ध संघ और मठ के नियमों और अनुशासनों के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। सूत पिटक जो है ये उपदेश ग्रंथ है, ये सबसे बड़ा त्रिपिटक ग्रंथ कहा जाता है। भगवान बुद्ध के उपदेश और धार्मिक कविताएं वगैरह इसमें देखने को मिल जाती है। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का दर्शन है। तो तीनों पिटक इसमें देखने को मिलते हैं। और वहीं इन तीनों पिटकों के अंदर जो शब्दावलियां, अगर हम लोग बात करें कि क्या शब्दावली है, तो शब्दावली में चित्त यानी कि चेतना, चेतसिक यानी कि चित्त या चेतन संबंधी, रूप यानी कि भौतिक स्थिति, और निब्बान यानी कि अंतिम मुक्ति की बात इसमें देखने को मिलती है शब्दावली के अंदर। ठीक है, तो ये सारी खास बातें जो है हमारी नई नई भाषाओं की हम लोग सीख रहे हैं, जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, मतलब नई शास्त्रीय भाषा है हमारी। अगली है मराठी। मराठी इंडो आर्यन यानी कि भारोपीय परिवार से ही जुड़ी हुई है। आधुनिक मराठी का उद्भव महाराष्ट्रीय प्राकृत से हुआ है, पश्चिमी भारत में बोली जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र प्राकृतिक सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना होगा कि जो महाराष्ट्री प्राकृत थी ये सातवाहनों के समय राजकीय भाषा हुआ करती थी। आधुनिक मराठी का सबसे प्रारंभिक प्रमाण जो है वो सतारा के में मिलता है, और सतारा के अंदर एक ताम्र पट्टी का शिलालेख है, वहां देखने को मिलता है, जो 739 ईस्वी की है। इसके साथ साथ बंगाली और असमिया की बात करें तो दोनों ही भाषाओं की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है, और पूर्वी भारत में ये लोकप्रिय भाषा थी। मागधी मगध दरबार की राजकीय भाषा भी हुआ करती थी। क्लियर है बात सारी? तो ये सारी नई भाषाओं की बातें। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए समझते हैं हमारी जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ साल भर से ली गई है, वो है तोमू बोम्मालट्टा। अब ये तोमू और तोमू बोम्मालट्टा है क्या, इसको समझते हैं अच्छे से। दरअसल तोमू बोम्मालट्टा जो है वो एक पुतली की प्राचीन नाट्य प्रदर्शन कला है। तो दरअसल संगीत नाट्य अकादमी ने यह निर्णय लिया था कि वो तोमू बोम्मालट्टा पुतली की प्राचीन नाट्य प्रदर्शन कला को पुनर्जीवित करेगी, और ये कला फिलहाल विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से ये चर्चाओं में आई थी। तो तोलू बोम्मालट्टा थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब तोमू बोम्मालट्टा के अंदर दरअसल होता क्या है, तो इसमें आप बनाते हैं गुड़िया। गुड़िया जो होती है वो चमड़े की बनती है, चमड़े की गुड़िया बनाते हैं। उसका चलन जो है खासतौर पर आंध्र प्रदेश में गोदावरी क्षेत्र के आसपास देखने को मिलता है। चमड़े की बनाते हैं, और खास तौर पे बकरी की खाल से, मतलब बकरी का जो चमड़ा होता है उसकी जो खाल होती है उसको निकाला जाता है, और उससे ही बनाई जाती हैं ये गुड़िया। गुड़िया बनाने के बाद एक छोटी स्क्रीन, जिसे कहा जाता है रंगीन फोटोग्राफिक प्रदर्शिताओं, उसके माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाता है, और दृश्य जो है वो तैयार करके दिखाए जाते हैं। हालांकि गुड़िया बनाई जाती है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि गुड़िया का मतलब सिर्फ लड़कियां बनाई जाती हूँ, ऐसा नहीं है। जब गुड़िया बनाई जाती है चमड़े के इस्तेमाल से, तो इसके अंदर जानवर भी बनाए जाएंगे, मतलब पशु भी बनाए जाएंगे, पक्षी भी बनाए जाएंगे, देवता भी बनेंगे, राक्षस भी बनेंगे, मनुष्य भी बनेंगे, सब कुछ बनाया जाता है। अब जब कभी भी छोटी स्क्रीन पर तोमू बोम्मालट्टा के तहत प्रदर्शन किया जाता है, तो इस प्रदर्शन में खासतौर पर रामायण और महाभारत की कहानियां दिखाई जाती हैं। ये सभी दृश्य इसमें चलते हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगली है हमारी
पेंटिंग्स, यानी कि इस साल भर कौन-कौन सी चित्रकारियाँ चर्चाओं में रही, तो उन पेंटिंग्स को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। सबसे पहली जो है वो है सोहराई पेंटिंग। सोहराई पेंटिंग से जुड़े हुए मामले में हमें क्या-क्या समझना है कि ये मुख्य रूप से भित्ति चित्रकला का रूप है। भित्ति चित्रकला मतलब दीवारों पे किया जाता है। मिट्टी के घरों की दीवारों पर सुंदर-सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। रंगों की बात करें तो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो रंग द्रव्य यानी कि लिक्विड फॉर्म में यूज़ होते हैं और ब्रश के रूप में आप क्या करेंगे, टहनियों को, चावल की भूसी या फिर उँगलियों का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो आजकल जो नए ब्रश हैं मॉडर्न कंपनी वाले या तकनीकों वाले, उन ब्रश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लिक्विड फॉर्म में यूज़ करेंगे और ब्रश के रूप में आप क्या करेंगे, टहनियों का या चावल की भूसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये दोनों भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उँगलियों का इस्तेमाल करके आप जो भी आर्ट बनाना चाहें आप उसको तैयार करेंगे। इस चित्रकला के अंदर हम देखते हैं कि जानवर, पक्षी, प्रकृति सभी का चित्रण किया जाता है और सजीव जीवन शैली जो होती है वो कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई वो खासतौर पे इसमें दिखाई जाती है। ठीक है, इसको जीआई टैग भी दिया गया है, तो सोहराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग भी मिल चुका है। इसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति समझे तो पता चलता है कि ये कला झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रचलित थी और सोहराई त्योहार के अवसर पर स्थानीय आदिवासी महिलाएं मिट्टी के घरों पर सुंदर सुंदर चित्र बना करके इस चित्रकला शैली का प्रदर्शन करती हैं। अगली यहाँ पर चित्रकला है मातानी पछेड़ी। तो मातानी पछेड़ी में क्या-क्या है, ये एक टेक्सटाइल लोक कला है, यानी कि कपड़ों पर चित्रण किया जाता है। कपड़ों पर चित्रण कैसे किया जाता है? देवी चित्रित की जाती है, देवी बनाई जाती है, वो देवी फिर प्रिंट होती है और फिर काफ़ी सुंदर-सुंदर साड़ियाँ इसके तहत तैयार की जाती हैं। देवी होगी, देवी के आस-पास हम देखेंगे कि भक्त होंगे, वनस्पति होंगे और जीव होंगे, ये सब कुछ साड़ियों पर देखने को मिलता है या जो भी वस्त्र इसमें आते हैं, उन वस्त्रों पे देखने को मिल जाता है। वहीं देखते हैं जो कलर हैं इसके अंदर वो मैरून, काले, सफ़ेद ये मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं और चित्र बनाने के लिए बाँस की छड़ी से बनी कलम का उपयोग किया जाता है। उत्पत्ति की बात करें तो ये मातानी पछेड़ी मुख्य रूप से गुजरात से संबंधित है और गुजरात की कलमकारी शैली से ये मुख्य रूप से प्रभावित मानी जाती है। बागरी समुदाय इस पेंटिंग को करने वाले खास समुदाय माना जाता है और मातानी पछेड़ी का अर्थ होता है देवी माँ की मूर्ति के पीछे। तो मूर्ति बनाएंगे और साथ साथ में बहुत सारे भक्त, वनस्पति, प्राकृतिक चीजें इस तरह से भी दिखाने का काम करते हैं। अगला है कुमितिपति शैली चित्रकला। क्या खास है इसके अंदर? तो देखिए, कुमितिपति चित्रकला शैली में माना जाता है कि 3000 साल पुरानी यह चित्रकला शैली है और कलाकारों ने आकृतियों को चित्रित करने के लिए प्राकृतिक गोंद के साथ साथ अकार्बनिक सफेद रंग द्रव्य का इस्तेमाल किया है। तो प्राकृतिक गोंद और सफेद रंग द्रव्य इस्तेमाल करते हैं। चित्रों की बात करें तो उसमें खासतौर पर हाथी, थेर यानी कि रथ, कुछ लोग मानते हैं कि थेर रथ है या कुछ लोग मानते हैं कि ये मोर पक्षी है। तो हाथी, थेर और प्रारंभिक निवासियों के जीवन का चित्रण इसके तहत देखने को मिलता है। तमिलनाडु के अधिकांश शैल चित्र स्थल जो है वो शैलाश्रयों पर बनाए गए हैं, यानी कि पत्थर के जो श्रय होते हैं, आश्रय होते हैं, उन पे बनाए गए हैं और हम देखते हैं कुमितिपति के शैल चित्र गुफा के अंदर बनाए गए हैं। तो ये दो तरह से विभाजित हैं। तमिलनाडु के अंदर जो शैल चित्र हैं वो शैलाश्रयों पे और कुमितिपति के अंदर गुफाओं पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इसकी अवस्थिति की बात करें तो अवस्थिति कहाँ पर है? कुमितिपति तमिलनाडु के अंदर है और थेर जो है एक रथ या कुछ विद्वान मानते हैं कि मोर पक्षी, प्रारंभिक निवासियों का जीवन, ये सभी हम लोग उसमें चित्रित होते हुए देखते ही हैं। क्लियर है बात? अगली बात कर लेते हैं केरल भित्ति चित्रकारी की। ठीक है, भित्ति मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, दीवार पे चित्रकारी की बात कर रहे हैं। केरल के अंदर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उत्कृष्ट रेखा चित्रण के लिए ख्याति प्राप्त है इसको। ठीक है, अजंता भित्ति चित्रों में रंग पर अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन केरल वाली में क्या खास बात है कि रेखा चित्र, यानी कि जो रेखाएं रहेंगी उस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था कि आकृति बहुत अच्छी बने, शेप अच्छी है। हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों का चित्रण इसमें खास तौर पे किया जाता है। चित्रकांड में हिंदू महाकाव्यों के दृश्य चित्रित किए जाते हैं और ये इसका चरमोत्कर्ष माना जाता है 14वीं शताब्दी ईस्वी को। तो इस दौरान चीजें काफी ज्यादा प्रचलन में रही और भित्ति चित्र वाले 150 से अधिक मंदिर देखने को मिलते भी हैं। उत्पत्ति कहाँ रही? केरल में रही। केरल से इसका नाम जुड़ा भी हुआ है, केरल भित्ति चित्र। ठीक है, 8वीं शताब्दी के आसपास से माना जाता है किसकी चीजों को प्राचीनतम ज्ञात भित्ति चित्र की कला के रूप में भी इसको समझते हैं। तिरुनंदीकारा गुफा मंदिर मुख्य रूप से इसका केंद्र है। प्रसिद्ध स्थानों की बात करें तो कुआरनल्लूर के अंदर देवी मंदिर, गुरुवायूर, एट्टुमानूर, मट्टनचेरी पैलेस ये मुख्य स्थल है। इसके अलावा भक्ति आंदोलन और प्रकृति से सारा मामला प्रभावित देखने को मिलता है केरल भित्ति चित्रकला में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी क्यों चर्चाओं में आया? क्योंकि ये पता चला कि कुचिपुड़ी नृत्य करने वाले जो कलाकार हैं वो जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो
उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अवसर नहीं मिल पा रहे। पहले उन लोगों ने अपना जीवन जो था वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया कुचिपुड़ी में, लेकिन अब फिलहाल उसको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, ना ही लोगों को रोजगार मिल रहा, तो इस वजह से चर्चाओं में ये आया था। तो जरूरी था कुचिपुड़ी नृत्य को थोड़ा समझें। तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से हुई है, उसी के ऊपर इसका नाम रख दिया गया। शुरुआत में पहले पुरुष ही किया करते थे, बाद में महिलाएं भी जुड़ने लगी और महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। अगर बात करें कि कुचिपुड़ी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो तीव्र संचालन, यानी कि पैर बहुत तेजी से चलते हैं इसके अंदर। आज के साथ साथ आप लोग को अपने ना जो नेत्र होते हैं, आंखों के ऊपर जो आईब्रोज जिसको हम लोग कहते हैं, इन आईब्रो को भी बहुत तेजी से मूव में किया जाता है, तो आईब्रोज का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा तेज रहता है इसमें। इसके साथ साथ कुचिपुड़ी नृत्य शैली की एक प्रमुख विशेषता तरंगम है। ठीक है, तरंगम में क्या होता है, एक थाली होती है, थाली कैसी होगी, पीतल की, उसके दोनों किनारों पे नर्तक जो है वो पैर रखेगा और पैर रख करके उसको हिला हिला के डांस करता है, ये देखा जाता है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य की दो शैलियां हैं, पहली है इसमें नृत्य नाटक और दूसरा है एकल नृत्य प्रस्तुति। ठीक है, तो नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक जगह पे अकेले ही प्रस्तुत किया जाता है। 17वीं शताब्दी में एक प्रतिभाशाली वैष्णव कवि हुआ करते थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि योगी जिनका नाम था दृष्टा सिद्धार्थ। ठीक है, इन्होंने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली को शुरू किया था, कल्पना की थी उसकी। और यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान से इंस्पिरेशन लेकर के इन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ हम लोग करेंगे। तो फिर चीजें जो थी वो आगे बढ़ती हैं कुचिपुड़ी की, और आज के समय में भारत का शास्त्रीय नृत्य है। हालांकि शास्त्रीय नृत्य होता हो तो है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वर्तमान में। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसा, सत्रिय, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी, ये सारे के सारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपके क्षेत्र में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अधिक प्रचलन में है और लोकप्रिय है, मुझे जरूर बताइएगा। अगली बात करते हैं मोहिनीअट्टम की। अगला ये भी शास्त्रीय नृत्य ही है। इसमें क्या खास बात है, तो केरल कला मंडलम ने मोहिनीअट्टम नृत्य सीखने से संबंधित लड़कों पर बैन हटा दिया। पहले दरअसल केरल कला मंडलम ये कहता था कि लड़के मोहिनीअट्टम नहीं सीखेंगे, ये लड़कियों का नृत्य है, लेकिन अब वो कह रहा है कि ठीक है, लड़कों को भी सीखना तो सीख लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो खास चीजें क्या है कि इसकी मोहिनीअट्टम की, तो केरल के अंदर शास्त्रीय नृत्य है और एकल रूप से इसको परफॉर्म किया जाता है, यानी कि अकेले ही डांस किया जाता है मोहिनीअट्टम में। पारंपरिक रूप से महिला कलाकारों के द्वारा इसको किया जाता था। इसमें नृत्य और गायन दोनों होता है। ठीक है, 1709 में देखते हैं कि इसका अवश्य इसके जो उल्लेख हैं वो मिलना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1709 में एक किताब है जिसका नाम है व्यवहार माला। ये व्यवहार माला लिखी है मजहब मंगलम नारायणन नंबूतिरी साहब ने। तो इनकी किताब है ये व्यवहार माला। सबसे पहला उल्लेख मोहिनीअट्टम का इसी में देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि घोष यात्रा, जिसको लिखा गया है कवि कुंजन नाम्बियार के द्वारा, इनकी जो ये घोष यात्रा है इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि मोहिनीअट्टम के कई जगह पे उल्लेख किया गया है। क्या परफॉर्म किया जाता है, तो ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति इसमें खास तौर पे दिखाई जाती है, और खास तौर पे भगवान विष्णु या उनके जो अवतार हैं उसके प्रति प्रेम और भक्ति दिखाई जाती है। तो भगवान विष्णु से मुख्य रूप से ये संबंधित है। विशेषताओं की बात करें तो मोहिनीअट्टम के तहत 40 अलग अलग मुद्राएं होती हैं और इन मुद्राओं को कहा जाता है एडवुकल। इसके अलावा ये देखते हैं कि जो मोहिनीअट्टम परफॉर्म करेगा वो झटके नहीं मारेगा, यानी कि अचानक से कूदफान आपको नहीं करनी है, जो भी होगा प्रॉपर लय में होगा। तो अचानक झटके या कूदफान इसमें नहीं होता है, बल्कि हम लोग देखते हैं कि इसमें लालित्यपूर्ण एवं ढलावदार शारीरिक अभिनय को परफॉर्म किया जाता है, अभिनय किया जाता है। ठीक है, मुख की अभिव्यक्तियां भी होती हैं, हाथ की मुद्राएं भी होती हैं, जिसका बहुत ज्यादा महत्व होता है मोहिनीअट्टम में। और इसको परफॉर्म करते समय जो खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उसमें है मद्दलम, मृदंगम, वीणा, कोजितालम, झांझ, इड़क्का। तो ये सारे इसके अंदर मुख्य वाद्य यंत्र हैं। तो इसके बाद अब हम जानते हैं कलारी पट्टू के बारे में। तो कलारी पयट्टू क्या है, दरअसल ये एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है। तो क्या क्या समझना है इसके बारे में, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने दरअसल भारतीय कलारी पट्टू महासंघ को क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। तो भारतीय कलारी पयट्टू महासंघ अब क्षेत्रीय महासंघ के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है, जिसका उद्देश्य है कि कलारी पट्टू को बढ़ावा देना। तो इसी वजह से मान्यता दी गई है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये कला केरल में उत्पत्ति होती है इसकी, और विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट फॉर्म के रूप में इसको जाना जाता है, मतलब सबसे प्राचीन में से ये एक है। क्या करते हैं इसमें, ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं, कलाबाजियां करते हैं, आकर्षक चाल होती है और घातक हथियारों का बहुत ही अच्छे से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। किस दृष्टिकोण से, तो मार्शल आर्ट है, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, योग और ध्यान से जुड़ा हुआ इसका मामला है। लाभ क्या रहते हैं, उद्देश्य क्या है, शरीर अच्छा रहता है, आप सेल्फ डिफेंस भी सीखते हैं, उपचार और मानसिक अनुशासन का मामला भी इससे जुड़ा हुआ है। इसकी दो उपशैलियां हैं। एक शैली को वड़क्कल कहा जाता है, जो उत्तरी शैली के रूप में जानी जाती है, केरल के मालाबार क्षेत्र में प्रचलित है, और दूसरी है थेक्केन,
जिसको दक्षिणी शैली कहा जाता है, ये त्रावणकोर क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, तो अभी हाल ही में दरअसल ऐसा हुआ था कि 2021 में जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, तो इस समय 4 नए खेलों को शामिल किया गया था और चारों के चारों खेल स्वदेशी थे। तो जो 4 खेल शामिल किए गए थे उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फिलहाल ये कलारीपयट्टू है, तो कलारीपयट्टू को भी इसके अंदर इन्होंने शामिल किया था। तो कलारीपयट्टू के अलावा हम लोग देखते हैं कि गतका शामिल किया गया था जो पंजाब से है, थांग ता जो मणिपुर का है और मलखम जो महाराष्ट्र का है, इनको शामिल किया गया था। तो चारों शामिल हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर। ठीक, इसके अलावा भारत में और कौन-कौन सी मार्शल आर्ट की फॉर्म्स हैं? तो यहाँ पर है स्क्वायर जो जम्मू कश्मीर की है, दूसरी है थोड़ा हिमाचल प्रदेश की, मणिपुर की है सरित सरक, बंगाल की है लाठी खेला, महाराष्ट्र का है मर्दानी खेल और तमिलनाडु का है सिलंबम कटु विरसई। ठीक है, तो 2 हैं यहाँ पर, सिलंबम और कटु वरिसई। तो सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, मार्शल आर्ट के फॉर्म्स मैप के थ्रू भी यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए अगला समझते हैं वचन साहित्य, ये क्यों चर्चाओं में है? दरअसल वचन साहित्य को पुनर्जीवित करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध फकीरप्पा गुरुबसप्पा हलकट्टी को उनकी जयंती के अवसर पर याद किया गया था, इस वजह से ये सब कुछ चर्चाओं में आया था। तो वचन साहित्य क्या है? दरअसल वचन साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है जो भूला गया है। तो वचन दरअसल कन्नड़ लयबद्ध रचना का एक प्रकार है। कन्नड़ कविता के रूप में भी इसको जाना जाता है और साहित्य की इस शैली का उदय 11वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। 11वीं 12वीं शताब्दी में काफी ज्यादा खास इसकी भूमिका रही थी। ठीक है, शरण आंदोलन हुआ था इस समय और शरण आंदोलन के तहत ये काफी फला फूला। गुरु बासवन्ना ने कर्नाटक में शरण आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी याद रखिएगा जरूर से। अब शरण संस्कृति के सिद्धांत क्या है? पहला है इसमें अरिवु जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जागृति, दूसरा है आचार जिसका मतलब होता है अभ्यास, तीसरा है अनुभव जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान, चौथा है कायक जिसका अर्थ होता है शारीरिक श्रम के माध्यम से अर्जन, अगला है दसोवा जिसका अर्थ होता है बिना किसी अहम कि जागरूकता जरूरतमंद को अपनी कमाई का एक हिस्सा दे देना, मतलब एक तरह से दान करना। तो ये सभी जो है वो शरण संस्कृति का हिस्सा है, उसका सिद्धांत है। कुछ शोधकर्ता ये कहते हैं कि 11वीं सदी के अंदर मोची संत मदारा चेन्नैया को वचन काव्य का जनक माना जाता है। तो कुछ शोधकर्ता ऐसे बताते हैं कि भाई मोती संत मदारा चेन्नैया जो है वो वचन काव्य के जनक है और चेन्नैया पश्चिमी चालुक्यों के शासनकाल के जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं तंजावुर वीणा की। चर्चा में क्यों है? क्योंकि कला में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध तमिलनाडु के मंदिरों का शहर तंजावुर अपनी अनूठी वीणा कला के लिए प्रसिद्ध है। तो वीणा कला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको पढ़ना है। वीणा दरअसल भारत में 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटी जाती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अलग वीणा का इस्तेमाल होता है और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में अलग। अब हम लोग देखते हैं कि जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, इसमें जो वीणा इस्तेमाल होती है उसकी कैटेगरी है रुद्र वीणा और विचित्र वीणा। लेकिन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में जो वीणा इस्तेमाल होती है उसका नाम है शास्त्रीय वीणा और चित्रा वीणा। तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में। हिंदुस्तानी संगीत के अंदर रुद्र वीणा, विचित्र वीणा और शास्त्रीय संगीत में सरस्वती वीणा और चित्रा वीणा, याद रखिएगा। अब तंजावुर वीणा जो फिलहाल चर्चाओं में रहा है मामला, वो क्या खास है? तो तंजावुर वीणा दरअसल सरस्वती वीणा से जुड़ा हुआ मामला है। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ सरस्वती वीणा बनाई जाती है। तो तंजावुर में सरस्वती वीणा को मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसको जीआई टैग भी मिल चुका है और जीआई टैग लेने वाला ये भारत का पहला वाद्य यंत्र है। ठीक है, 2 प्रकार हैं इसके, ओट्टू वीणा और एकांत वीणा। ओट्टू वीणा का मतलब क्या होगा कि इसके पार्ट्स होंगे वो अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे, बाद में सबको जोड़ दिया जाएगा। एकांत वीणा में एक ही लकड़ी का इस्तेमाल होगा, उसी एक लकड़ी से पूरी वीणा तैयार होगी और तैयार करके दे दी जाएगी। तो एक लकड़ी से ये बनी होती है। सांस्कृतिक प्रतीक विद्या कला के मामले में जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं देवी सरस्वती के पास वीणा होती है, तो इंपॉर्टेंट है काफी कल्चर के मामले में। शिल्पकारी के मामले में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कटहल की लकड़ी का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। 3 भाग बनाए जाते हैं इसके अंदर, अनुनादक जो कुदम होता है, दंडी और ट्यूनिंग बॉक्स जो आपको म्यूजिक सुनाता है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ जो थी वह वर्ष भर महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की, तो ज़रूर से सब कुछ याद रखिएगा। आने वाले समय में आप लोगों से पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में, तो ज़रूरी है कि आप लोग तैयार रहें। बाकी इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया कर दीजिएगा। कमेंट में आप अपने व्यूज़ भी बता सकते हैं। बाकी की बात करेंगे आने वाले क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।